नमस्कार। चलिए आज जानने के प्रयास करते हैं कंपनी का जो कि स्पेशल मैट्रिक्स कामकाज करती नजर आती है कंपनी। और ये इसमें देखने की बात ये है जो कंपनी की जो प्रोडक्शंस हैं उसके बेसिस पे क्या इसका मार्केट पोटेंशियल उसी लेवल पे निकलती है या क्या ये घर तक पहुंचने वाले सामान है या इंडस्ट्रियल की तरफ कामकाज करती है। इसके एक नज़र हम डालते हैं कहती है क्वालिटी प्रोडक्ट एंड द अक्रॉस ऑफ द ऑल इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए कामकाज करती है। वाइड रेंज ऑफ द इसके पास वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट है। साथ में देखा जाए तो इनकी कहती है लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैट्रिक्स फ्लेक्सिबल फ्लो। ये कंपनी के बारे में क्यों जानने वाले हैं पता है आपको। कंपनी के बारे में इसलिए जानने की प्रयास करते हैं क्योंकि कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसके शेयर्स मार्केट में बिकती है। उसे बिकती हुई जहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कंपनी की पोटेंशियल्स क्या है, कंपनी क्या क्या करती है और कंपनी को मार्केट में रिजल्ट का क्या माहौल है। और साथ में इसके चार्ट को देखें तो चार्ट क्या दर्शाती है उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका चार्ट की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है। तो दोस्तों फिलहाल सबसे पहले बात करूंगा अभी हम करंट प्राइस की, जिस पे सभी लोगों का ध्यान रहता है ना। वह करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है। मैं सबसे पहले इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि ये प्राइस निकालने का एक ही तरीका है। पहले आपको फंडामेंटल समझना पड़ेगा, फिर टेक्निकल समझना पड़ेगा, फिर आपको सेंटीमेंटल को ऐड ऑन करना पड़ेगा इन दोनों के साथ, तब निकलती है क्या करंट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले हम चलेंगे फंडामेंटल की तरफ और फंडामेंटल के बाद आएंगे टेक्निकल में और टेक्निकल के बाद चलेंगे हम मार्केट रेस की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जो कंपनी कहती है 1993 में कंपनी बनी थी। कंपनी कामकाज करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैट्रिक्स फ्लेक्सिबल्स फ्लो सॉल्यूशंस प्रोडक्ट में कामकाज करती नजर आती कंपनियां। जो कि मार्केट की पोटेंशियल क्या है तो मार्केट के पोटेंशियल के लिए कहती है जो हमारे पास मार्केट में इस कंपनी की पोटेंशियल है 49.7 का, जबकि यदि पूरे इंडस्ट्रियल के पोटेंशियल की बात करें तो कहती है हमारे पास पूरा इंडस्ट्रियल के पोटेंशियल इस लेवल में है 27.2। अर्थात इसको किस आंकलन से देखें इसको मुझे लगता है कि इसको सीधा सीधा ये समझे कि इंडस्ट्रियल के पोटेंशियल से नियरली मैं इसको सीधा सीधा दोगुना मानता हूँ, दोगुना इस स्टॉक का पोटेंशियल निकल के आती है। अब आगे आते हैं बुक वैल्यू, जो कि इसका क्या है कंपनी की बुक वैल्यू कितना है, एक नियरली 22 रुपये का। इंट्रेंसिक वैल्यू 64 रुपये के आसपास। फेस वैल्यू जो भी वैल्यू की बात है उसको वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 3 वैल्यू की हमने बात किया, क्या निकल के आया बुक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू। इसके पीछे इसके बाद देखा जाए तो इन सबको एड ऑन करने के बाद उसमें भी क्या इफेक्ट करती है, डेट्स इक्विटी कितना है, करंट रेशियो का पोजीशंस क्या है 3.46, ईपीएस क्या निकल के आती है 3.23, आरओसी क्या है 26.5, आरओई क्या कहती है 20.5। इन सभी डेटा को मर्ज करने के बाद लगती है जो मार्केट में इसकी क्या है। इसमें हमने 2 चीज को अभी तक ऐड नहीं किया है समझिएगा, एक टेक्निकल को दूसरा सेंटिमेंटल को। तब हम वहाँ पे देखने के प्रयास करते हैं जैसे केवल फंडामेंटली, और इसको हम आगे चल के देखेंगे टेक्निकली और फंडामेंटली टेक्निकल और सेंटिमेंटल क्या कहती है। इसके बेसिस पे देखा है तो करंट मार्केट प्राइस अब निकल के आती है 160 का, जिसको प्राइस टू बुक वैल्यू कहते हैं कितना 7 गुना से ज्यादा का इंक्रीमेंट हो चुका है। कंपनी की डिविडेंड की पार्ट देखें, डिविडेंड क्या कहती है 0.16%। नंबर ऑफ शेयर कितना है नियरली 13 करोड़ के आसपास। इसको करते हैं गुना तो निकलता है मार्केट कैप। अब आते हैं एक नजर डालते शेयर होल्डिंग पैटर्न। 67% की होल्डिंग किसकी है, प्रमोटर्स की। प्रमोटर की अच्छी बात यह है जो प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग को कोई प्लेस नहीं किया है, इसके लिए अच्छी संकेत नजर आता है। अब आते हैं हम मार्केट की तरफ, और मार्केट में ध्यान देने वाली बात है जब आप आते हैं प्राइस की तरफ तो प्राइस से पहले हम एक नज़र जाएंगे कहाँ पे, इसकी चार्ट की तरफ। और चार्ट इसके चार्ट क्या दर्शाती है, चार्ट ये दर्शाती है यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन बनती नज़र आई थी और लगातार इसमें एक पोजीशंस बनती नज़र आती है। यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली जब हुआ था, बिकवाली के बाद क्या किया कंपनी ने, पोजीशन सेट ऑफ करती है क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड का भी पार्ट रहा है।
तो आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे हम फंडामेंटली में थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कहाँ पे, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। तो निकल के आते हैं स्टैंड लॉन डेटा, जैसे 24 तक अपडेटेड है और 24 तक के डेटा में क्या इतना रिवेन्यू मॉडल है। रिवेन्यू मॉडल के एक नज़र डालते हैं और रिवेन्यू मॉडल क्या निकल के आती है, लगातार इंक्रीज निकल के आती है। ऐसे ही यदि हम प्रॉफिट पार्ट को देखें या एसेट्स पार्ट को देखें, तब भी आपके पास अच्छी खासी ग्रो देखने को मिलती है। अब ओवरऑल कंपनी की हम कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान दें, तो जिस एवरेज से इनका सेल्स था उसी एवरेज के आसपास इनका रिवेन्यू भी है, वो सेट्स भी पड़ा हुआ है उस करंट साल में। इससे पहले थोड़ा सा रेवेन्यू ज़्यादा रहा, एसेट्स का कम था, इसमें अच्छा खासा पुल बैक था, यहाँ पे आके एसेट्स काफ़ी क्रिएट नज़र आती है और प्रॉफिट के पार्ट में काफ़ी इंक्रीमेंटल देखने को मिला है, जो कि पिछले पीरियड से हम कंपेयर करके देखें तो निकल के आती है। अब इसी टाइप के हम चलेंगे, प्रयास करेंगे कहाँ पे, कंपनी का ओवरऑल साइड में लेकर के, जहाँ पे कंपनी की क्या क्या पोजीशंस बनती नजर आती है उस पर चर्चा करते हैं। तो पहले चलते हैं 52 वीक की हाई की तरफ। 52 वीक की हाई कितना पे पोजीशंस है, 197 रुपये, लो की साइड 114 रुपये, अर्थात इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं था, छोटा सा गैप रहा। लेकिन क्या एवरेज प्राइस पे आज जिन्होंने लिया उनको क्या बेनिफिट हुआ, उनको समझना जरूरी है। क्या उनको पोजीशंस बनाती चाहिए, बनाती रहनी स्टेबल दिखता है या नहीं दिखता है। अब आते हैं यहाँ पे हम, जहाँ पे कहती कंपनी, जो हम आयरन एंड स्टील सेक्टर के हैं, आयरन एंड स्टील सेक्टर की कंपनियों में क्या पोटेंशियल्स हैं जो कि मार्केट पर हमने देखा। एक साल की चार्ट को एक बार आंकलन कर लेते हैं। एक साल की चार्ट में क्या निकल के आती है, जिस प्राइस के आसपास स्टॉक बार बार आती है, इस प्राइस के आसपास स्टॉक बार बार आती है, और बार बार आने के बाद क्या होता है स्टॉक में, देखिए इसके स्टॉक में प्राइस बार बार आती है, इसका मतलब सपोर्टिंग लेवल बार बार चेंज करती नजर आती है। और सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला ना, इस पैनिक में गिरावट देखने को मिला, अर्थात यहाँ पे देखने को टाइम मिला कब का, मार्च में। मार्च में क्या हुआ, एक सीधे के सीधे सपाट नजर आई, मार्केट गिरती और उसी प्राइस के आसपास दोबारा आती है, और दोबारा आने के बाद मार्केट जंप करती नजर आती है। ये था पूरे साल का। 3 महीने के डेटा में क्या कहती है, 3 महीने के डेटा में कहती है इसका स्टॉक में एक सपोर्टिंग लेवल पे आके खड़ी हुई है मार्केट। इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस को तोड़ती नजर आ रही है, और जैसे रेजिस्टेंस को तोड़ती नजर आ, इसलिए तो मार्केट इसका ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, सब इसको जानने में लगे हैं। अच्छा मार्केट में कंपनी करती क्या बाबा। आते हैं आगे, सामने समझने का प्रयास करते हैं कंपनी की एक नजर। इसमें कंपनी का डिविडेंड का पार्ट था, जो कब का डिक्लेरेशन निकाला था कंपनी ने, जिसमें 28/6 को, अर्थात आज का इसका टाइम फ्रेम है जहां पे इसका डिविडेंड का एक्स रिकॉर्ड डेट है। और डिविडेंड कितना, केवल 25 पैसे का, तो इसमें कोई बात करने वाली वैसे बात बनती नहीं है। और लेटेस्ट अपडेट देखा जाए तो केवल यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट डिविडेंड की पार्ट को लेके आती है। अब नज़र डालते हैं कहाँ पे, रिजल्ट के पार्ट में। रिजल्ट के पार्ट में नज़र डालते ही पता चलता है जो कंपनी का, जहाँ पे हमने चार्ट को एक नज़र डाला था ना, जो इसका चार्ट मॉडल में इस तरह के जो लगातार ग्रोथ लेवल देखने को मिला था, यही ग्रोथ लेवल स्टैंड लॉन डेटा, अर्थात बिजनेस कंपनी की खुद की बिजनेस जो करती है उसके बेस, यदि उनका इन्वेस्टमेंट कहीं पे है, कुछ सब्सिडरियाँ हैं, कुछ ज्वाइंट वेंचर्स हैं, उनसे जो रिवेन्यू आता है वो कंसोलिडेटेड डेटा में अच्छी खासी ग्रो देखने को आपको मिल सकती है, वो मिलती बनती नजर आती है। अब इसके डेटा में और क्या कहना चाहती है कंपनी, उसमें एक नज़र डालने का प्रयास करती है। यहाँ पे इस फैक्टर में देखने को ये मिली, जो कंपनी की सेल्स इंक्रीज करती है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या होता है, थोड़ा सी हल्की गिरावट आती है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज होता है। मतलब इन चारों के चारों फैक्टर यदि देखा जाए शॉर्ट पीरियड के लिए, तो क्या निकल के आती है, मैक्सिमम पीरियड अच्छी खासी जंप निकल के आती नजर आती है। इसी को हम जानने का प्रयास करेंगे कहाँ पे, स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड डेटा में। हम केवल कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान देने वाले हैं, और उसमें क्या निकल के आता है कंसोलिडेटेड डेटा, उसके चर्चा करते हैं। 2000 जो कि सितंबर 22 तक में जो इसकी डेटा थी वो करीब 68 करोड़ के आसपास था वो,
वो आज के टाइम में कितना है, 78 करोड़ का। अर्थात 22 से 24 के दौरान देखा जाए तो इनमें कितना 10 करोड़ का अंतर आ रहा है। लेकिन इससे पहले भी करीब 84 करोड़ 83 करोड़ का सेल्स बन चुका है। तब यहाँ पे ये ग्रोथ ऐसे सिंगल नहीं जा रही है, इस ग्रोथ में क्या लग रही है, गिरावट वाली पोजीशन। अब हम आगे प्रॉफिट की चर्चा करें। प्रॉफिट की चर्चा में ये देखा जाए करीब करीब 10 करोड़ के आसपास बनती है, जिससे पहले 12 करोड़ 10 11 करोड़ 13 करोड़ तक बना चुकी थी कंपनी। यहाँ भी इनका क्या देखने को मिला, थोड़ी सी गिरावट का पोजीशन देखने को मिला, लेकिन लॉस में तो नहीं है, सस्टेन करती नजर आती है मार्केट के हिसाब से। अब आते हैं इसके पास में ईयरली बेसिस। जो हमने यहाँ पे चार्ट लिया था ना, मुझे बड़ा मॉक चार्ट लगा, इसलिए हमने चार्ट लेके आया। आज ऑन डेट डेटा भी अपडेटेड है एनएससी वीटा ऑडियन के हिसाब से देखा जाए। अब इसमें ईयरली डेटा की तरफ नज़र डालें तो ये निकल के आती है 144 करोड़ जो था मार्च में 20 में, वो 24 में कितना होती है, 150 से सीधा देखा जाए 300, दो गुना 2.5 गुना के आसपास पहुंचती है। अर्थात 250% के नियरली अबाउट हार्डली देखा जा सकता है। इस पीरियड से इस पीरियड में कितना जंप करता है, अर्थात ईयर ऑफ ईयर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। यदि हम ईयर को पिछले साल से देखें 270 करोड़ से 318 करोड़ की। ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इनके पास क्या रहा, एक एवरेज प्राइस देखने को मिला लगातार, अर्थात नियरली 20% तक इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनती नजर आई। तो ये भी इनके लिए एक अच्छा चीज़ है। आगे प्रॉफिट क्या कहती है, प्रॉफिट कहती है जो है 42 करोड़ हो, अर्थात कंपनी की पोटेंशियल इस लेवल पे बनती है जहाँ पे 5 करोड़ 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, वहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया 5 साल में, 5 साल में 5 जो है 5 करोड़, वो 42 करोड़ बन जाता है। सोचिए कितनी परसेंट की जंप हो गई। यदि हम यहाँ पे देखें कि हम कोई बिजनेस मॉडल को, तो 1 रुपये आपके 5 रुपये हो जाए, या 5 रुपये आपको 42 रुपया हो जाए, तो सोचिए आपकी पोटेंशियल क्या होगी मार्केट को लेकर के। आप दिन बाय दिन दुगनी चौगनी अर्निंग तो होती है, प्रॉफिट तो बनती है ना, वैसे 20% की मार्जिन है। अब आते हैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा टाइप में, जहाँ पे देखने को क्या मिलती है, जहाँ पे देखने को ये मिलती है ओवरऑल कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था वो पिछले 3 साल में 30% तक गया। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, ये भी करीब अच्छा खासा गया, 80% तक पहुंच गया। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के हिसाब से एक नज़र डालें तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा होती है, यहाँ पे डेटा देखने को नहीं मिली, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलती नजर आती है। अब आते हैं क्या इसके रेशियो कहती है, जो डेटर्स डे है वह है निकल के 109, हम 120 मानते हैं, कितना 4 महीना होता है, और 4 महीने उनके पास पैसे कितने फंसे रहते हैं, पैसे फंसने वाले पैसा कितने हैं 95 करोड़, अर्थात 100 करोड़ मान लेते हैं। नियरली 318 करोड़ में 100 करोड़ के आसपास क्या है इनका पैसा फंसा हो, जो कि 4 महीने में मिलेगा। सोचिए इनके पास वर्किंग कैपिटल क्या है, और बाकी ये पैसा देते भी कहाँ पे कितने दिन में है, और पैसा देते हैं थोड़ा सा कम दिन में, वर्किंग कैपिटल इसमें से कुछ यूज हो नहीं पाता है, इससे पहले इनको कैश फ्लो घटाना पड़ता है, देना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट है क्या, शेयर होल्डिंग पैटर्न। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ नज़र डालें तो निकल के आती है 67% होल्डिंग प्रमोटर, और रेस्ट इज 33% होल्डिंग पब्लिक। नंबर ऑफ शेयर भी यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लर्निंग पार्ट्स को लेकर के चलते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छी फीचर्स है जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं हम अपने हर एक वीडियो के अंदर। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ये पता चलेगा कि एक 2 लाख से रिटेल के अंदर जो कम इन्वेस्टर हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनकी स्टेबिलिटी क्या निकल के आती है, कितने पोजीशन होल्ड करके रखें। तो इसमें देखा जा सकता है कि इन्वेस्टर के पार्ट में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसके अलावा यहाँ पे एफआई नहीं है। डीआई की पोजीशन ठीक है 6% के आसपास है। पब्लिक की पोजीशन 28% है, उसमें से कुछ नया नाम आशीष कुछ कचोलिया और बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, विनरो
केमिकल्स फिलहाल नहीं है। जगदीश एंड मास्टर ये कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टर है देखिए, यदि ये सुपर इन्वेस्टर है या एक सिंगल इन्वेस्टर है, तो देखा जाए तो ये बड़ी इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करती है। इनका कई सारा कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद एक देखा जाए आशीष कोच, इसका क्या निकल के आता है, इनकी पोजीशन देखने को मिलती है। ये भी काफ़ी बड़े इन्वेस्टर के तौर पे काम करते हैं और ये भी बहुत सारी कंपनियों में अपने इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। ये इनका 3% 2% हिसाब से काफ़ी सारा पोजीशन है अलग अलग कंपनियों में। ये एक हमने डेटा देखा। अब आते हैं इसके पास, जब हम रिटेल की बात कर रहे थे तो रिटेल के ही बात में यहाँ पे बड़ा अच्छा जो ऑप्शन निकल कर आता है ना, इसमें मेन रिटेल जिनके पास 2 लाख से कम की पोजीशन है वो कितने हैं, करीब करीब 17% के आसपास। और जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा अर्थात जो बिग बुल्स कहते हैं जिसको, या सुपर इन्वेस्टर कहते हैं, उनका क्या है, उनका पोजीशन केवल 3.4 मान लेते हैं, 4 के आसपास है। और इनको लीड करने वाला पता है ना, हमेशा कहता हूँ जो ये जो लीड है ना, इसका लीड किसके हाथ में होता है पता है, इन सब की लीड इनके हाथ में है और दूसरा इंस्टीट्यूशन के हाथ में होती है। तो यही सब इनको मार्केट में कहते हैं ना, मार्केट में ट्रेडिंग करवाते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग करवाते हैं। एज ऑन डेट हमने इसको समझने का प्रयास किया। अब चलते हैं इसमें एक नज़र डालते हैं चार्ट में, जहाँ पे चार्ट में कोई सपोर्टिंग लेवल दिखती है या लगातार इसमें ग्रोथ ही देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए इस प्राइस के आसपास स्टॉक बार बार आई है। इस प्राइस के आसपास मैं छोटा सा टाइम फ्रेम का लेता हूँ, जिस प्राइस पे क्या होती है, स्टॉक बार बार आती है और यहाँ पे डिविडेंड का पार्ट तो है, इसलिए मार्केट क्या करती है, डिविडेंड की लेने के लिए कितना डिविडेंड मिलेगा आपको, 25 पैसे का मिलेगा ना, 25 पैसे के। मैं एक बार दोबारा वेरीफाई करता हूँ क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन ना बोलूँ। यहाँ पे डिविडेंड का क्या पार्ट था, 25 पैसा, मुझे ऐसा याद आ रहा था। 25 पैसे के डिविडेंड के लिए मार्केट में कितना परसेंट का जंप हो रहा है पता है, मार्केट में जंप हो रहा है इसके 2% से ज़्यादा। और कल यही मार्केट क्या होगी, हो सकता है 1% 2% गिरे, क्योंकि जैसे डिविडेंड का पार्ट मिल जाएगा 25 पैसा, उसी पैसे 25 पैसे के चक्कर में कल मार्केट सब के सब 25 पैसा लेकर के निकलते नजर आएंगे, अर्थात ऑफसेट निकल के आती है। खास के मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, जो कि रिटेल 2 लाख से कम के इन्वेस्टर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कि इनका थिंकिंग ऐसा होता है और सोच की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं कुछ और, एज ऑन डेट परफॉर्मेंस क्या कहती है। एज ऑन डेट में स्टॉक की परफॉर्मेंस ये नजर आई, जो ये मैंने कर रहा हूँ, ये बीएससी कह रही है। पिछले 6 महीने में स्टॉक में क्या देखने को मिला, 2% 2.5% के पिछला 3 महीने से अच्छा खासा जंप देखने को मिला। और ये भी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी था, हमने इसको भी एक समझने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और इसमें एक न्यूली लिस्टिंग के टाइप पे समझता हूँ आखिर क्या है और क्या हुआ इस कंपनी का। इस कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का नाम निकल के आया था एरोफ्लेक्स। अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे नहीं निकल के नहीं आता, अर्थात क्या बात है कि ये पुरानी कंपनी नज़र आती है, यहाँ पे सर्च नहीं होता है कितना पुरानी कंपनी है, देखा जाए एक नज़र। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल को देखें तो किस साल तक के डेटा निकल के आती है, इसके 2020 तक के डेटा निकल के आती है। यहाँ पे कुछ बल्क की बात कर लें, पीयर्स में, पीयर्स की तरफ चर्चा कर लें, पीयर्स में कौन सी कंपनी इनके पीयर्स में क्लोज पीयर्स में निकल के आती है, जिसमें कहते हैं रत्नावीर आती है, शिवालिक आती है, सार्थक आती है। तो हम धीरे धीरे इसको भी आगे चल के स्टडी करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल स्टॉक में ये नज़र आई 6 महीने में यदि लिस्टिंग की प्राइस देखने को मिली है, आखिर हुआ क्या, ये लिस्टिंग कब से हुई थी, इसका एक बार चार्ट देने का प्रयास करते हैं 6 महीने की चार्ट को। तो इनकी स्टार्टिंग कब से देखने को मिली है, ये मिली है 1 सितंबर 2023 और 1 सितंबर इसकी लिस्टिंग कब हुई थी इसके बारे में पता चल जाएगा। इसकी लिस्टिंग की बात करते हैं तो डेट ऑफ द बैलेंस शीट, डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशंस और डेट ऑफ द लास्ट एजीएम, यहाँ पे लिस्टिंग की बात नहीं कर दी है ना मैनेजमेंट के तौर पे।
लिस्टिंग के बाद कहाँ करती है इस कंपनी को? जहाँ पे लिस्टिंग के बाद मुझे लगता है एनएससी के पोर्टल पर डायरेक्टली करती है लिस्टिंग कब हुई थी कंपनी का। ओवरऑल इस कंपनी को हम समझने के प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग का डेटा नहीं आता, नहीं आती है। कोई बात नहीं, फिलहाल तक हमने जो स्टडी किया उसको समझने का प्रयास किया। कंपनी का नाम था एरोफ्लेक्स, जो कि क्या करती है, फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन मेड विद द एनालिसिस, और इस पे कामकाज करती नजर आती कंपनियां। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी तरह के वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे जहाँ पे हम कम्प्लीटली लर्निंग कि जहाँ पे फंडामेंटली टेक्निकल और सेंटिमेंटल की बात करने वाला हूँ रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।